कुमार सिंह है। मैं राजकीय विद्यालय सुल्तानपुर में प्रवक्ता हूँ। आज कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग के छात्रों को अधिकोषण तत्व विषय के अंतर्गत बैंकिंग संकट शीर्षक पर चर्चा करूँगा। बच्चों, जैसा कि आप ये शीर्षक देख रहे हैं बैंकिंग संकट, इसमें दो शब्द हैं, एक बैंकिंग और दूसरा संकट। तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो एक स्पष्ट चीज आप समझ रहे होंगे कि बैंक जब संकट से गुजरने लगते हैं तो वही बैंकिंग संकट कहलाता है। अब बच्चों मन में एक प्रश्न आता है स्वाभाविक रूप से कि जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे संकट अलग होते हैं, वैसे ही बैंकों के लिए अगर हम बात करें तो बैंकों के लिए उनके संकट अलग होते हैं। बैंकों के लिए जैसे हमारे आपके शरीर में रक्त महत्वपूर्ण होता है, हमारे जीवन का आधार हमारे शरीर का रक्त है, बिल्कुल वैसे ही बैंकों के लिए जो उनकी जमा धनराशियां हैं वही उनके जीवन का आधार है। अगर किसी कारण से बैंकों की जमा धनराशियां कम होने लगे तो निश्चित रूप से बैंक संकट में आने लगेंगे। तो बच्चों, अगर हम शाब्दिक रूप से इसके अर्थ पे जाएं तो बैंकों की जमा धनराशियों का लगातार कम होते जाना, इस कारण बैंकों का असफल होना और इस क्रम का लगातार बढ़ते जाना और एक बैंक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे बैंकों का फेल होना ही बैंकिंग संकट कहलाता है। अगर बच्चों को परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा स्वरूप कह सकते हैं कि किसी कारण से किसी बैंक का फेल होना और उस क्रम में उत्पन्न हुई अफवाहों, जमाकर्ताओं के मन के भय के कारण जो अन्य बैंक फेल होने लगते हैं, यह प्रक्रिया जब चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ती है तो इसे ही बैंकिंग संकट कहा जाता है। बच्चों, इसे आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। फ्लो चार्ट बोर्ड में बना हुआ है, इसको ध्यान देंगे। अगर कोई बैंक किसी कारण से असफल हुआ है, इस असफल होने के लिए आजकल एक फेल होना शब्द अक्सर हम प्रयोग करते हैं, और उस कारण एक जो माहौल बना, अन्य बैंकों के ग्राहकों में भी एक भय आया कि उनकी धनराशि जिस बैंक में जमा है उस बैंक की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो एक साथ बहुत सारे ग्राहक धन निकासी के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कोई भी बैंक अपनी कुल जमा धनराशि का 20% से ज्यादा अपने पास नकद कोष नहीं रखता है। इसका मतलब अगर सारे ग्राहक बच्चों एक साथ धनराशि निकालने के लिए पहुंचेंगे तो 80% ग्राहकों को निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। इस कारण से कि जो अफवाहें होती हैं, ये क्यूमुलेट होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है। इससे जितने ग्राहक होते हैं वो एक साथ बैंकों की तरफ दौड़ने लगते हैं, और जब एक साथ सारे ग्राहक बैंक से पैसा निकालना चाहेंगे तो निश्चित रूप से बैंक फेल होंगे। तो बच्चों, एक बैंक फेल हुआ, एक बैंक के फेल होने का प्रभाव यह रहा कि अन्य बैंकों के ग्राहक भी धनराशि ज्यादा मात्रा में निकालने लगे, इस कारण अन्य बैंक भी फेल होने लगे। अब बच्चों, ये क्रम यहां पर रुकता नहीं है। इसके बाद बैंकिंग व्यवस्था में जितने बैंक हैं एक के बाद एक वो सब फेल होने लगते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग संकट व्याप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो हम ये कह सकते हैं, बैंकों की जमा धनराशियों का ग्राहकों के द्वारा निकाला जाना, जिस कारण से किसी बैंक विशेष का फेल होना, और उसके कारण उत्पन्न हुई परिस्थितिवश अन्य बैंकों के ग्राहकों द्वारा भी यही व्यवहार अपना लेना, इस कारण से लगातार बैंकों का फेल होते जाना ही बैंकिंग संकट कहलाता है। बच्चों, इस क्रम में इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है भारत में बैंकिंग संकट, जिसे हम बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया कह सकते हैं। भारत में बैंकिंग संकट 3 बार आया है बच्चों, मुख्य रूप से। प्रथम बैंकिंग संकट जो 1913 से 1917 तक किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन यह मुख्य रूप से 1913 से 1917 तक रहा है, लेकिन इसका प्रभाव 1918 तक भी रहा। तो यह भी ध्यान रखिए, अगर किसी पुस्तक में यह 1918 तक भी मिलता है तो भ्रमित नहीं होंगे। द्वितीय बैंकिंग संकट 1922 एवं उसके पश्चात 1929 से लेकर 1936 तक रहा। तृतीय बैंकिंग संकट 1939 से 1946 तक रहा। बच्चों, इसके बारे में भी संक्षिप्त रूप में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो प्रथम बैंकिंग संकट है, ये प्रथम बैंकिंग संकट मुख्य रूप से जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्धकालीन परिस्थितियां थीं, उन युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण ग्राहकों में एक भय व्याप्त हुआ और ग्राहक बैंकों से बड़ी मात्रा में अपनी धनराशि निकालने लगे। इसका मतलब प्रथम बैंकिंग संकट का कारण जब भी आपको स्पष्ट करना हो तो जमाकर्ताओं द्वारा उनकी धनराशि निकालना, और एक और चीज बच्चों आप समझोगे कि युद्धकालीन परिस्थितियों में लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है। क्रय शक्ति घटने का मतलब निश्चित रूप से वो जमा करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, तो दोहरा प्रभाव बैंकों के ऊपर पड़ता है।
एक तो नई जमाएं नहीं मिलती हैं और दूसरा जो जमाएं रही हैं वो जमाएं ग्राहक निकालने लगते हैं। कुल मिलाकर प्रथम बैंकिंग संकट के पीछे प्रथम विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। बच्चों, ये द्वितीय बैंकिंग संकट जो है ये दो कालखंडों में है, पहले 1922 और फिर 1929 से 1936। बच्चों, 1922 में हमारी उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसकी मुद्रा संकुचन की नीति मुख्य रूप से द्वितीय बैंकिंग संकट से शुरुआत का कारण है। लेकिन वास्तव में द्वितीय बैंकिंग संकट का असली प्रभाव आपको 1929 से 1936 के दरमियान देखने को मिलता है। ये वो समय अवधि थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापक मंदी के रूप में आज भी याद किया जाता है। मंदी का मतलब बच्चों आप सभी समझते हो कि ऐसी बाजार स्थिति है कि बाजार में सामान अटा पड़ा है कि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं रह गई है कि उसको खरीद सके। तो ऐसे में आप खुद सोचो कि लोगों के पास क्रय शक्ति घट गई है तो जमा तो करने से रहे और जो धनराशि उन्होंने पहले से जमा कर रखी है उसको वो निकालने लगे। तो जो द्वितीय बैंकिंग संकट था उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो सरकार की मुद्रा संकुचन नीति है और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापक मंदी आई थी वो कारण है। जब हम तृतीय बैंकिंग संकट पर आते हैं बच्चों तो 1939 से 1946 का कालखंड था, कुल मिलाकर 7 वर्षों का। इन 7 वर्षों के कालखंड में बैंकों ने बहुत प्रगति भी की, लेकिन बच्चों उस प्रगति के दौर में भी जो छोटे कमजोर बैंक थे वो बहुत सारे बैंक फेल हुए क्योंकि उन्होंने बैंकिंग के मूलभूत सिद्धांतों का पालन नहीं किया। इस कारण से व्यापक संख्या में वो बैंक फेल हुए। तो कुल मिलाकर बच्चों जब कभी भी बैंकिंग संकट के बारे में आपको बताना हो तो आप बैंकिंग संकट को 3 हिस्सों में, प्रथम बैंकिंग संकट, द्वितीय बैंकिंग संकट और तृतीय बैंकिंग संकट के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा टॉपिक है उस पर आते हैं कि आखिर भारत में जो बैंकिंग संकट आए इनके पीछे कारण क्या है। तो जब मैंने इसकी भूमिका स्पष्ट की थी बच्चों तभी एक चीज बताई थी कि बैंकिंग संकटों के पीछे मूल कारण बैंकों की जमा धनराशियों का लगातार कम होते रहता था। लेकिन ये जमा धनराशियां कम हुई इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इसमें जो सबसे पहला कारण है बच्चों वो है बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन। प्रत्येक बैंक 2 मूलभूत नियमों के अंतर्गत संचालित होता है बच्चों। पहला ये कि बैंकों को हमेशा अपने पास पर्याप्त नकद कोष रखने चाहिए ताकि ग्राहक अगर अपनी धनराशि निकालने के लिए आए तो उन्हें भुगतान कर सके। प्रायः 20% के आसपास ये अनुपात होता है कुल जमाओं का। लेकिन कुछ बैंक ज़्यादा आय अर्जन के लालच में अपना यह अनुपात 20% से भी कम कर देते हैं। इस कारण उन्हें आगे चलकर भुगतान में परेशानी होती है। दूसरा बच्चों, बैंक जो ऋण देते हैं ऋण देते वक्त उन्हें पर्याप्त जमानत अवश्य देनी चाहिए। जब बैंक ऋण देते वक्त पर्याप्त जमानत नहीं देते हैं तो ऐसे ऋण डूब जाते हैं और चूंकि ये ऋण ग्राहकों की जमा धनराशियों में से ही बांटे गए हैं तो आगे चलकर ग्राहकों की जमा धनराशियाँ वापस करने में समस्या आती है। इसी प्रकार बच्चों एक दूसरा कारण है सुयोग्य संचालकों का अभाव। बच्चों आप जानते होंगे कि जब हम अंग्रेजों की दास्तां में रहे तो उसमें स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पे था और स्वदेशी की भावना इतनी ज़्यादा बलवती थी कि लोग विदेशी सभी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे थे। उस स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि बहुत सारे कारणों से बनी थी, लेकिन जो स्वदेश प्रेम की भावना होती है बच्चों उस कारण से बहुत सारे लोगों ने जोश में उत्साह में बैंक स्थापित कर लिए। और बच्चों बैंक बिल्कुल ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की तरह कार्य करते हैं और उसमें जो संचालक होते हैं वही उसका प्रबंधन करते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने जोश में या भावावेशवश बैंक स्थापित कर लिए थे और संचालक बन बैठे थे उनको बैंकिंग कार्यों का कोई अनुभव नहीं था। तो ऐसे बैंक जो शुरू हो गए थे स्वदेशी आंदोलन के कारण, पनपी जनभावना के कारण, वो बैंक ज़्यादा दिन तक ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पाए और कुछ ही समय बाद फेल हुए। तीसरा कारण बच्चों है इसका बैंकों में लगातार प्रतिस्पर्धा। बच्चों आप एक सीधी चीज़ समझते हैं, अगर ग्राहकों की तुलना में विक्रेता बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे बैंकों की संख्या बढ़ती गई वैसे बैंकों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती गई और बैंक ज़्यादा जमा धनराशि प्राप्त करने के लिए अधिक ब्याज दर का प्रलोभन देने लगे ग्राहकों। अब अधिक ब्याज दर का प्रलोभन अगर देने लगे तो इसके लिए उनके ऊपर एक दबाव था कि वो अधिक ब्याज अर्जित भी करें। इस कारण से उन्होंने अपनी जमाओं को ऐसी जगह पे निवेश करना शुरू किया जहाँ पर जोखिम अधिक था और कई बार इन जोखिमपूर्ण व्यवसायों में निवेश के कारण उनका पैसा डूब गया। और चूंकि बच्चों बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि बैंकों के पास जो पैसा है वो बैंकों का नहीं है, जमाकर्ताओं का है। और अगर बैंक का पैसा डूबा है तो जमाकर्ताओं का पैसा डूबा है। इस कारण से भी तमाम बैंक फेल। अगला है बैंकों की छलपूर्ण नीति। बच्चों ये चीज़ देख रहे हो कि आजकल के समय में भी नया उदाहरण एस बैंक का आप लोगों ने देखा होगा। आजकल बैंक
अपनी ऑथराइज कैपिटल, जैसा कि आप जानते हो बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का चेहरा होता है, उसी बैलेंस शीट को देखकर हम किसी भी व्यवसाय की क्षमता का अनुमान लगाते हैं। तो आजकल छलपूर्ण व्यवसाय करने वाले लोग बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल बहुत बढ़ा के दिखाते हैं, पेड अप कैपिटल प्रकट ही नहीं करते हैं। ऐसे में आम ग्राहक कभी बैंकों की असली स्थिति जान ही नहीं पाते और इस कारण धीरे धीरे करके बैंक कमज़ोर होते जाते हैं और वो अंत में ग्राहकों का भुगतान करने में सक्षम नहीं रहते। और एकाएक जब ग्राहकों को उनकी स्थिति का पता लगता है, जैसे बच्चों अभी आपने यस बैंक के बारे में देखा होगा, यस बैंक एक दिन में ऐसे कमज़ोर नहीं हो गया, लेकिन जब ग्राहकों को वास्तविक स्थिति यस बैंक की पता चली तो उसके लिए 20 प्रकार के यत्न किए गए सरकार के द्वारा, RBI के द्वारा, लेकिन यस बैंक को फेल होने से बचाया जा सका। उसके पीछे आगे कारण चर्चा करूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ RBI है, केंद्रीय बैंक है, उसके साथ साथ बैंकिंग नियमन अधिनियम है। बच्चों इसके बाद अगला कारण है पूंजी एवं जमा धनराशियों में से लाभांश वितरण। बच्चों लाभांश का मतलब आप सभी जानते हैं, लाभ का वह अंश जो अंशधारियों में वितरित किया जाए। इसका मतलब लाभांश बनता ही तभी है जब व्यवसाय लाभ हो, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं बैंकों को ग्राहकों को आकर्षित करना रहता है, तो कई बार वो लाभ ना होते हुए भी पूंजी या जमा धनराशियों में से ही लाभांश वितरित करते रहते हैं। इस कारण धीरे धीरे उनकी पूंजी कम होती जाती है और वो आगे चलकर अपने ग्राहकों को उनकी जमा धनराशि वापस नहीं कर पाते। ये दो प्रमुख कारण है बच्चों, बिल्कुल आखिर में मैंने लिखे हैं। इसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है केंद्रीय बैंक का अभाव। बच्चों ये हम सभी जानते हैं कि भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में RBI 1 अप्रैल 1935 से काम कर रहा है। इसके पहले भारत में कोई केंद्रीय बैंक नहीं था। इस कारण जो भी बैंक किसी समस्या में आते थे, उन बैंकों पर कोई नियंत्रण करने वाला, उनका संचालन करने वाला, उनके लिए नीति बनाने वाला, उनको संभालने वाला कोई बैंक था नहीं। तो बैंकिंग संकट के एक प्रमुख कारण, जिसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, केंद्रीय बैंक का अभाव। और उसके बाद जो सबसे प्रभावी कारण मैं समझता हूँ वो है पराग बैंकिंग अधिनियम का न होना। तो भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना और अच्छी बात यह है कि उसके बाद से भारत में कोई बैंकिंग संकट नहीं आया। वास्तव में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बैंकों के लिए प्रदर्शक मार्गदर्शक सिद्धांत बनाता है, उनके नियंत्रण की व्यवस्थाएं बनाता है। और इसी कारण क्योंकि बैंकिंग नियमन अधिनियम का सख्ती से पालन हो रहा है, हमारे देश में केंद्रीय बैंक है, सरकार बैंकों को संभाल रही है। इसी कारण 1946 के बाद से भारत में कोई बड़ा बैंकिंग संकट नहीं आया है। और आज भी अगर बैंक इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखें, पारदर्शिता के साथ अपनी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें, तो बैंकिंग संकट जो अन्य देशों में, पश्चिमी देशों में आप देखते हैं, उससे वो देश भी बच सकते हैं। भारत स्वयं में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बाद अगला टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।